जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस वक्त जी जहाँ पे लंपी का प्रॉब्लम चल रहा है उसके साथ साथ ही जो है वो वेल की बीमारी भी शुरू हो चुकी है, और मेरे पास भी एक सेटअप में ये हल्का सा मसला चल रहा है। और साहिवाल, ओकाड़ा, दीपालपुर वाली साइड पे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इसका रिपोर्ट हो रहा है। वेल क्या है जी? ये पंजाबी में इसको वेल ही बोलते हैं, हमारे लोकल लैंग्वेज में लोग इसको विल का बुखार कहते हैं। वैसे आप लोग इसको TDS के नाम से जानते हैं, ट्रेडर सिकनेस भी कहते हैं, इसको बोवाइन एफेमरल फीवर बेफ भी बोलते हैं। तो बेफ की बात करें या TDS की बात करें या विल की बात करें, ये तीनों एक ही चीज़ है। और ये मसला जो है हर साल आता है जी, और लोग वैक्सीन्स करवाते हैं, लेकिन चूँकि इस दफ़ा लोग बहुत परेशान रहे हैं, बीमारियाँ कोई ना कोई आती जा रही है, इसलिए परेशानी की वजह से शायद कुछ लोग वैक्सीन नहीं करवा सके। तो ये अब आउटब्रेक आ चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी है, क्या चीज़ है, इसमें क्या होगा, इसमें ट्रीटमेंट कैसे करनी है, इसमें बचाना कैसे है, जानवर में कौन कौन सी इलामात आपको नज़र आएंगी और एहतियात क्या करनी है। मैं इस बीमारी की 2 आउटब्रेक्स देख चुका हूँ। एक दफ़ा 2014 में या 13 की बात, हाँ जी 13 की बात। एक दफ़ा 2013 में मैंने इसकी आउटब्रेक देखी थी, हमारे फार्म पे आई थी, और लगभग कमोबेश 200 जानवर जो थे इससे मुतासर हुए थे, और अल्लाह का शुक्र है जी उस पर काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। फिर एक दफ़ा 2016 में, फिर 2018-19 में भी आउटब्रेक हमें देखने का मौका मिला। तो इस पर अच्छा खासा हम लोगों ने काम किया हुआ है। तो कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख ली हैं जो आपसे शेयर कर दूँगा। सबसे पहले तो बता दूँ कि ये एक वायरस है। जिस तरह लंपी स्किन एक वायरस है, उसी तरह जो बेफ है या जो TDS है ये भी वायरस है। ये जब जानवर के जिस्म में दाखिल होता है तो 4 दिन से लेकर 11 दिन के अंदर अपनी इलामात ज़ाहिर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज आपके फार्म पे किसी जानवर के अंदर ये वायरस आ चुका है तो हो सकता है कि बाकी जानवरों के अंदर भी किसी में 5वें दिन पे चल रहा हो, किसी में 8वें दिन पे चल रहा हो, किसी में दूसरे दिन पे चल रहा हो। केसेस जो हैं ऊपर नीचे आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर को डायरेक्ट कांटेक्ट से, जानवरों के इकट्ठे रहने से नहीं होती, ठीक है। इसको हम कहते हैं नॉन कंटेजियस, कि ये एक से दूसरे जानवर में नहीं जाती। इस बीमारी को फैलाते हैं आपके मच्छर और मक्खियाँ, ठीक है, बाइटिंग फ्लाइज, जो जानवर को काटती हैं, जानवर का खून पीती हैं। ऐसा मच्छर जिसके अंदर ये वायरस मौजूद है, वो जब जाके जानवर को काटता है तो उसके खून में वायरस छोड़ के आता है। ये इसी तरह समझ लें कि मच्छर जब ज़्यादा होते हैं तो आपको डेंगू का मसला बन जाता है या मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया या डेंगू मच्छर नहीं करता, मच्छर के थूक में वो जो है ना जी डेंगू का या मलेरिया का प्लाज्मोडियम मौजूद होता है। जैसे ही वो आपको काटता है मच्छर, तो वो आपके जिस्म के अंदर उनको दाखिल कर देता है। तो इसी तरह ये जो बेफ का मसला है, ये बेसिकली मच्छर ऐसा जिसके अंदर ये वायरस मौजूद है, ये अपने थूक के ज़रिए, सलाइवा के ज़रिए दूसरे जानवर के अंदर ठोंस आता है ये वायरस जो है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूँ, कोशिश करें ऐसा जानवर जो आपके पास TDS का आ गया है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो आपने सरेंजेस रखनी है वो आपने अलहदा रखनी है। क्योंकि एक जानवर को जिसको मसला बन गया, आपने उसको टीका लगाया, उसी सुई से अगर आप किसी दूसरे जानवर को टीका लगाते हो तो इससे भी इन्फेक्शन हो सकती है। क्यों? साइंस ये कहती है कि सिर्फ .005 cc, मतलब एक होता है .1 ml। .1 ml क्या है कि 1 cc का 10वां हिस्सा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। .005 cc, इतने से ब्लड से भी ये जानवर जो है एक से दूसरे में बीमारी जा सकती है। हर साल ये बीमारी जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में आती है, जब बारिशें होती है, मानसून का मौसम, सोन भादों, और नमी ज़्यादा हो चुकी होती है। ये बीमारी जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन से, मतलब कराची से पंजाब में, पंजाब से कराची में आ गए, ऐसा जानवर जिसमें वायरस मौजूद था पंजाब में आ जाता है, या पंजाब से कराची में चले जाता है, वहाँ पे मच्छर जो हैं वो इससे वायरस लिया, उसको फेंक दिया, ये काम करते रहते हैं। दूसरा, हवा के ज़रिए भी ये वायरस फैल जाता है। जब किसी फार्म पे ये बीमारी आ जाए तो 80% जानवरों में बीमारी आ सकती है। इसको हम कहते हैं मॉर्बिडिटी रेट, कि अगर एक जानवर को मसला बन गया, आपके पास 100 जानवर मौजूद हैं, तो तैयार रहें कि 75-80 के करीब केसेस आपके पास आ सकते हैं। मोर्टेलिटी जो है शरह अमवात वो 10% तक इसमें हो सकती है। दूध वाले जानवरों में ज़्यादा होगी, अच्छे दूध वाले जानवरों में ज़्यादा होगी, सेहतमंद जानवरों में ज़्यादा होगी। अच्छा, अब इसमें जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे, इसमें एक तो आपको बुखार मिलेगा, ठीक है जी।
और ये बुखार इतना चिड़ा बुखार होता है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। 106 107 पे टेम्परेचर होगा, जानवर को देख के आपको तरस आ रहा होगा, उसकी इतनी बुरी हालत होती है जी। यहाँ पे अगर तो जानवर प्रेग्नेंट है तो आप फिनाइल ब्यूटाजोन का इस्तेमाल करें। अगर जानवर नॉन प्रेग्नेंट है तो डिक्लोरान का बड़ा ही अच्छा रिस्पांस है। मैं अपने फार्म पे डिक्लोरान का मैंने बड़ा बेतरीके इस्तेमाल किया था उन दिनों में, वो बुखार उतार देता है किसी तरीके से भी। अदरवाइज़ आप जानवर के सर पे पानी लेके खड़े रहें, घंटा नहलाते रहें, उसको वाकई नहीं होता। तो यहाँ पे आपने जानवर को नहलाना भी है, उसका बुखार भी उतारना है। प्रेग्नेंट है तो फिनाइल ब्यूटाजोन पे चले जाएँ, नॉन प्रेग्नेंट है तो आप डिक्लोरान पे चले जाएँ। अगर प्रेग्नेंट है तो कीटोजेट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर जानवर पूरा का पूरा कांपता है, जैसे आपने देखा होगा सूतक वाला जानवर जैसे कांपता है। अमूमी तौर पे आप उसको खड़ा करते हो, सूतक वाला जानवर ऐसे कांप रहा होता है, ये पूरा का पूरा जानवर कांप रहा होगा। आप हैरान होंगे कि रात तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, दूध भी ठीक दिया, सुबह के टाइम पता नहीं इसको क्या बन गया। और अमूमी तौर पे शुरू में वो लोग जो इस बीमारी को नहीं जानते वो यही ख्याल करते हैं कि जानवर जो है वो उसके टांगों में दर्द है, लंगड़ापन आ गया, इसीलिए वो तकलीफ़ में भी है, इसीलिए खड़ा भी नहीं हो रहा। हालाँकि ये मसला वायरस की वजह से होता है। जानवर के पूरा का पूरा शिवर करेगा, पूरा का पूरा कांप रहा होगा, जानवर के टांगों में सोजन आ जाती है और जानवर टांगों से लेमनस का शिकार, लगड़ेपन का शिकार हो जाता है। कभी एक टांग में, कभी दो टांगों में, ज़्यादातर पिछली टांगों का मसला होता है, लेकिन अगली टांगों का भी मसला मैंने देखा है। और एक और चीज़, सुबह को आपने देखा पिछली टांग है, रात को देखते हैं अगली टांग हो गई, ये भी हो जाता है। लेमनस टांगों के अंदर शिफ्ट भी हो जाती है। तो ये इसका मेन निशान है। बुखार टकाके होगा, जानवर बेचारा कांप रहा होगा, जानवर को बुखार शदीद होगा। आप शेड में जाओगे, जानवर को खड़ा करने की कोशिश करोगे, वो खड़ा ही नहीं होगा। आप उसको अमूमी तौर पे जो फार्मों पे किया जाता है, जानवर को हिट किया जाता है, थोड़ा सा मारा मुला जाता है कि खड़ा हो जाए, वो खड़ा ही नहीं होगा, वो बैठा रहेगा। और शदीद तकलीफ़ की वजह से, क्योंकि इस बीमारी में जोड़ों में जो है ना मसला बनता है और जानवर को तकलीफ़ होती है, वो खड़ा ही नहीं होता, इसीलिए इसको कहते हैं 3 डे सिकनेस। और इसमें जानवर बैठ जाता है। इसके बाद जानवर के नाक से पानी, जानवर के आँख से पानी, जानवर के मुंह से पानी आ जाता है। और एक और मसला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, पल्मोनरी एम्फेसीमा। पल्मोनरी एम्फेसीमा कहते हैं कि जानवर के जो फेफड़े हैं उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। अमूमी तौर पे लोग कंफ्यूज करते हैं कि कहीं यार इसको एचएस तो नहीं आगे सांस का मसला बन गया है। याद रखिएगा कि जो टीडीएस के केस हैं, जो बैफ के केस हैं, उसके अंदर भी जानवर के फेफड़ों के मसाइल बन सकते हैं और जानवर सांस की दिक्कत और तंगी की वजह से जानवर जो है उसकी मौत हो सकती है। जानवर को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जानवर का सांस तेज़ हो जाता है, जानवर के दिल की रफ्तार तेज़ हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाएगा और दूध कम हो जाता है। और इसमें एक और बात याद रखिएगा कि जब भी बैफ होगी तो जानवर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। उसकी वजह से जितना भी उसका जो स्मूथ मसल है, जिसमें आपका मैदा भी शामिल है, वो सही से काम नहीं कर रहा होता। जब मैदा सही से काम नहीं कर रहा होता तो उसके साथ जो है वो ब्लोट का मसला ही बन जाता है। हाँ जी, तो उसको ब्लोट का मसला बन जाता है, उसका पेट है वो फूल जाता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ जो अगला मसला है वो ये है कि ये अपना बस ये बेसिक प्रॉब्लम थे जो आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें जो जानवर बैठ जाता है ना जी, वो 8 घंटे से लेके 1 हफ्ते तक बैठा रह सकता है। हमने ऐसे केस भी देखे हैं हफ्ते के बाद खुद ही खड़े हो गए। उनको हमने चैन कुप्पी डाली, उनको हमने ट्रैक्टर से खड़ा करने की कोशिश किया, हमने उनको बेल्ट डाले, दुनिया जहान का हर काम कर लिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे, वो खड़े नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही 7-8 दिन गुजर गए, जानवर खड़ा हो गया और जानवर ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें अमूमी तौर पर गलती ये समटाइम्स हो जाती है कि जानवर को बैठे रहने दिया जाता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहता हूँ जी। हमारे पास जब ये प्रॉब्लम बनी थी तो हम क्या करते रहे कि हम कोशिश करते रहे जानवर को खड़ा कर लें, थोड़ा बहुत उसको हिट करके खड़ा करने की कोशिश करते रहे, ज़्यादा मारना नहीं है जानवर को। याद रखिएगा, जानवर बेचारा दर्द से नहीं उठता, उसको शौक नहीं है कि वो बैठा रहे। अदरवाइज जैसे ही डॉक्टर जानवर के पास आता, कम से कम तो जानवर डर के खड़ा हो ही जाता है कि इस भाई ने टीके लगाने हैं। अगर वो डॉक्टर को भी दे के खड़ा नहीं हो रहा तो बड़े शदीद किस्म की तकलीफ़ का बेचारा मरीज़ है। तो यहाँ पर एक दफ़ा आप किसी न किसी तरीके से जानवर को खड़ा कर दें। वो आप चैन कुप्पी की मदद ले लें, वो आप ट्रैक्टर की मदद ले लें, वो आप बेल्ट्स का इस्तेमाल कर लें, प्रॉपर स्टैंड्स मिल जाते हैं जानवर को खड़ा करने के लिए, उसका इस्तेमाल कर लें, ये बड़ा ही बेहतर है, ठीक है जी। जैसे ही आप जानवर को एक बार खड़ा कर लेते हो, उसकी चारों टांगों की मसाज आपने करना, अच्छी तरह आपने उसकी मालिश करनी है। और साथ ही साथ आप देखिएगा कि जिसको एक दफ़ा खड़ा किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, वो जानवर जब दोबारा बैठता था तो वो खड़ा हो जाता था।
एक दफ़ा आपने खड़ा करना है। बाज़ औक़ात केस ऐसे भी आ जाते हैं कि आप जानवर को खड़ा करने की कोशिश करते हो तो गोका माल है जी, वो दिल छोड़ देता है, टांगे चारों हवा में लटका देगा, इकट्ठी नहीं करेगा, आप उसको सीधा करोगे वो उस पर जोर ही नहीं डालेगा। तो ये प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये प्रॉब्लम भी आपको आए तो कम से कम आपने जानवर को खड़ा करके उसकी टांगों के मसाज जो है ये काम आपने जारी रखना, कम से कम दिन में 3 दफ़ा लाजमी करना है। जानवर बैठा रह गया, एक साइड पे बैठा रह गया तो उसका जो मैदे का निज़ाम है वो खासा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम का मसला बन जाता है। एक एहतियात तो मैंने आपको ये बता दी। दूसरी एहतियात आपने ये करनी है कि इस किस्म के मरीज़ को जो TDS का, जो वेल का जिसको मसला है भाई, उसके मुंह के ज़रिए जो दवाइयाँ हैं ये कोशिश करनी है आपने कम देनी है। अगर आप देना चाहते हो, देना नागुज़ीर है और आप समझते हैं कि भाई इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, तो आप पहले उसके मुंह में हाथ डालें। अगर आप उसके मुंह में हाथ डालते हो और वो आपके हाथ को सक करती है, जैसे छोटे बच्चे को आप मुंह में निप्पल डालते हो तो वो निप्पल को सक करता है, या आप उसके हाथ मुंह में फिंगर देते हो, बच्चा फिंगर को सक करता है। अगर जानवर सक कर रहा है तो आप दोगे। अगर जानवर के मुंह में स्वेलिंग रिफ्लेक्स नहीं है, वो निगलने की कोशिश नहीं कर रहा, तो आप उसको ये चीज़ नहीं दोगे जब तक कि वो निगलने की कोशिश नहीं करता, वरना यहाँ पे आपका अत्थू का शदीद मसला बन जाएगा और आपका जानवर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब इसमें आप ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं जी, आज मैं आपको हल्की सी ट्रीटमेंट का प्लान बता देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में और करूँगा जिसमें आपको मैं एक मुकम्मल फुल फ्लैश ट्रीटमेंट इसकी बताऊँगा। बुखार के लिए सबसे पहले आपने काम करना है जी, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप कीटोचेक, टलॉक्सन, डिक्लोरान, फिनाइल ब्यूटाजोन, डिक्लोस्टार, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करें, जो भी आपको वो रिकमेंड करें, जानवर की स्टेज देखे वो आपने इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे चूँकि जानवर के शदीद पेन में होता है, कोशिश करें तगड़ा पेन किलर इस्तेमाल करें, जैसे डिक्लोरान है, कीटोचेक है, ये अच्छे पेन किलर हैं। और इसी तरह एंटीबायोटिक लाजमी यूज़ करनी है। हम जो है 5 ग्राम का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये है तो वायरल डिजीज़ है, लेकिन जब जानवर बीमार हो जाता है तो कई सारी बीमारियां आ जाती हैं। शाड़ू बड़ा शदीद हो जाता है ऐसे जानवर को, क्योंकि उसमें कोशिश करनी है अगर जानवर बैठ भी गया है तो उसको खड़ा करके 24 घंटे बाद उसके थनों की धारें लाजमी मारें, ताकि वो मेस्टाइटिस की वजह से दूसरे मसाइल ना आ जाए, साड़ू शदीद ना बन जाए। ठीक है जी। अच्छा, फिर आपने ऐसे जानवर को एक जहन में रखना है, अगर तो वलैती गाय है, अगर तो वलैती गाय है, ज़रा गौर से सुनिएगा, अगर तो वलैती गाय है तो 5 ग्राम के साथ साथ एक्सेनल या सेफ्टी हाइड या सीफर ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि इनमें ये जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, फेफड़ों के जो मसाइल हैं, ये लाजमी आते हैं, शदीद आते हैं। ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि अगर तो ये मसला वलैती गायों में है तो एंटीबायोटिक में 5 ग्राम और सेफ्टी हाइड ले लीजिएगा। अगर आपकी लोकल या क्रॉस की गायें हैं तो 5 ग्राम ही बड़ा है। जानवर को खड़ा करना है लाजमी, जो मैंने आपको पहले जिक्र कर लिया, और साथ ही साथ कैल्शियम लाजमी देना है। आपको 2 तरह के केस मिलेंगे, हाई फीवर भी मिलेगा जो नहीं उठ रहा, आपको सब नॉर्मल टेम्परेचर भी मिलेगा। इवन के कुछ केस हमने ऐसे भी देखे जिसमें 100 टेम्परेचर था। ठीक है। अब यहाँ पे वो जानवर जिनका टेम्परेचर डाउन है उनको डायरेक्ट कैल्शियम नब्ज़ में लगा दें। ठीक है, डेक्सट्रोज के साथ मिला के डाइल्यूट करके नब्ज़ में डायरेक्ट लगा दें। लेकिन अगर जानवर जो है उसका टेम्परेचर हाई है, कोशिश करें पहले टेम्परेचर टूट जाए तो फिर उसको जो कैल्शियम आपने देनी है वो उसको सबकट या खाल के नीचे दें, आईवी ना करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा आज कुछ, परसों कुछ, तरसों कुछ, ये जानवर आपका 4 से 5 दिन में बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन इसमें कोशिश ये करनी है कि जानवर को आपने फौरी पकड़ना है। अगर जानवर को आप फौरी नहीं पकड़ते, फौरी ट्रीटमेंट उसकी आप नहीं करते तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है। हम क्या करते थे, हम रिकॉर्डिंग करते हैं दूध की। जब आप दूध की रिकॉर्डिंग करते हो तो जिस जानवर का दूध कम हो जाए, मिसाल के तौर पर जानवर दूध दे रहा 25 किलो, टाइम का 8 किलो आ रहा है, आज उसने टाइम का 5 किलो कर दिया, ट्रीटमेंट शुरू कर दें, क्योंकि ये जानवर आपका कल तक बेफ का के सारे साइन दे जाएगा। याद रखिएगा ये उस फार्म की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बीमारी आ चुकी है। ठीक है। आपके पास बेफ का केस आ गया, उसके बाद चौवाई पे ध्यान रखें। जो जानवर देखा दूध हल्का सा उसने कम किया, उसको पकड़ लें ट्रीटमेंट के लिए। आप देखिएगा कई सारे जानवर ऐसे होंगे जो बैठने की नौबत पे ही नहीं आएंगे, लेकिन जब जानवर बैठ गया फिर उसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट भी ज़्यादा है और बाकी प्रॉब्लम भी ज़्यादा होते हैं। दूध के हवाले से बता दूँ जी कि वो जानवर जो तो ताज़े हैं, फ्रेश कावर हैं, जिनको 2, 3, 4 महीने बच्चा दिए हुए हैं, वो तो 90% तक अपनी प्रोडक्शन वापस ले आते हैं। 25 किलो वाला जानवर फिर 23-24 किलो पे आ जाता है। लेकिन एक जानवर जिसको बच्चा दिए वावा को 10-11 महीने हो चुके हैं, दूध दे रहा 13-14 किलो, तो ऐसा जानवर अमूमी तौर पे बाद में 3-4-5 लीटरों पे ही रह जाता है। बहुत कोई ख़ास जानवर हो तो कह नहीं सकते, वरना दूध जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। अब इसका हल क्या है? फौरी तौर पे स्प्रे करें मक्खी मच्छर की।
ठीक है जी। बार बार स्प्रे करें। इसमें आप वेपन स्प्रे है गाजी वालों का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये स्प्रे जो है आप जानवरों पे भी कर सकते हैं, थोड़ा सेफ़ है, ठीक है जी। या कोई भी आपके डॉक्टर साहब मक्खियों से बचाव के लिए आपको स्प्रे रिकमेंड करें तो वो इस्तेमाल करें। नंबर 2, वो जानवर जिनको बीमारी आ गई है उनके लिए नीडल्स का इस्तेमाल अलहदा करें, सिरिंजेस का इस्तेमाल अलहदा करें, और कोशिश करें कि जिस फार्म पे बीमारी आ गई है वहाँ पर हर एनिमल को अलहदा ही आप डील कर रहे हो नीडल और सिरिंजेस के साथ। नंबर 3, फौरी तौर पर वैक्सीन करवाएं। ये कंसेप्ट लोग कहते हैं कि बीमारी आ गई है जो हम वैक्सीन नहीं करनी। ओ भाई, बीमारी आ गई है तो फौरी वैक्सीन करें। देखिए मिसाल के तौर पे वायरस 10वें दिन जाके अपना असर शो कर रहा, मिसाल दे रहा हूँ। आज जानवर के जिस्म में वायरस जो है वो दूसरे दिन पे मौजूद है, 8 दिन के बाद उसने जाके अपना असर शो करना, मिसाल दे रहा हूँ। आप आज वैक्सीन कर देते हो तो 8 दिन के बाद जब जानवर के जिस्म में वायरस अपना असर शो करेगा तब तक वैक्सीन अपना 20-30% काम कर चुकी होगी। जानवर को उस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद मिलेगी। वैक्सीन करवाएं, फौरी करवाएं। हम इस वैक्सीन को कभी मिस नहीं करते। थोड़ी महंगी ज़रूर है लेकिन ये फ़ायदा है कि इसकी जो पैकिंग है वो 10 एनिमल्स की पैकिंग है, 10 एनिमल की डोज़ है। लाजमी लगाएं। वैक्सीन अच्छे सोर्स से लेनी है और रिकमेंडेड सोर्स से लेनी है। अब ये देख लें, लंपी वैक्स के कई लोगों ने लंपी स्किन की वैक्सीन करवाई है, 1.5 महीना हो गया, अब केस आते जा रहे हैं। इट मीन्स के वैक्सीन का प्रॉब्लम था। अगर वैक्सीन आपकी ठीक है तो 3 हफ्ते के बाद केस नहीं आपको आना चाहिए। इंशाल्लाह ट्रीटमेंट पे एक और मुफस्सल अपना एक्सपीरियंसेस आपसे दोबारा फिर शेयर करेंगे। ये ज़रूरी था क्योंकि फील्ड में मसला ये बहुत शदीद चल रहा है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।